Hello everyone. In this video, we are going to discuss factors affecting rate of reaction. देखो हमारे पास टोटल 5 to 6 फैक्टर्स होते हैं जो कि रेट ऑफ रिएक्शन को इफेक्ट करता है. सबसे पहले ये स्टेटमेंट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है जिसके अंदर लिखा हुआ है नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन्स पर सेकेंड. देखो जितने भी फैक्टर्स मैं आपको बताऊंगी जैसे नेचर ऑफ रिएक्शन, रिएक्टेंट हो गया, टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, ये सारे फैक्टर्स हैं. सही है. लेकिन इन सब फैक्टर्स के अंदर एक कॉमन बात ये है कि ये सारे फैक्टर्स एक्चुअली रेट ऑफ रिएक्शन को इस तरीके से इफेक्ट करते हैं कि ये नंबर ऑफ कोलिजन्स को इफेक्ट करता है. नंबर ऑफ कोलिजन्स क्या होता है और इफेक्टिव कोलिजन क्या होता है. देखो सबसे पहले आपको कोलिजन का पता होना चाहिए. जब मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करते हैं तभी ही रिएक्टेंट कन्वर्ट होता है प्रोडक्ट के अंदर. सही है. जितना ज़्यादा कोलिजन होगा उतना तेज़ी से एक रिएक्टेंट कन्वर्ट होगा प्रोडक्ट के अंदर. लेकिन हर कोलिजन से रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बन जाएगा. नहीं. देखो कोलिजन हम कहते हैं कि जब दो मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड होते हैं उस फिनोमेना को हम कोलिजन कहते हैं. कोलिजन दो तरीके का होता है. एक होता है इफेक्टिव कोलिजन और एक होता है इनइफेक्टिव कोलिजन. इफेक्टिव कोलिजन क्या होता है जिसके अंदर जो रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाए. इफेक्टिव कोलिजन्स को मैं बुलाती हूँ सक्सेसफुल कोलिजन. अ कोलिजन इन विच रिएक्टेंट्स मॉलिक्यूल्स collide with each other and converts to product, वो आपका इफेक्टिव कोलिजन. आपको रिएक्टेंट मिलेगा. लेकिन इफेक्टिव कोलिजन क्या होता है इसका ऑपोजिट, अनसक्सेसफुल कोलिजन. यहाँ पे रिएक्टेंट के जो मॉलिक्यूल है वो कंबाइन तो करेंगे लेकिन कोई प्रोडक्ट नहीं बनेगा. जैसे कि दो मॉलिक्यूल्स थे, इन्होंने कोलाइड तो किया लेकिन दोबारा से ये अपनी सेम ओरिजिनल पोजीशन पे चले गए. कोई नया चीज़ नहीं बनी, कोई प्रोडक्ट नहीं बना. ठीक है. कोई रिएक्शन नहीं हुआ. इस कोलिजन को इनइफेक्टिव कोलिजन बोलेंगे. तो यहाँ पे जितने भी फैक्टर्स हैं, चाहे वो नेचर ऑफ रिएक्टेंट हो, नेचर ऑफ प्रोडक्ट हो, सॉरी नॉट नेचर ऑफ प्रोडक्ट बट टेम्परेचर हो या और भी सरफेस टेंशन, लाइट, टेम्परेचर, ये सारे के सारे हमारे फैक्टर्स हैं. ये सारे फैक्टर्स रेट ऑफ रिएक्शन को इफेक्ट इस तरीके से करते हैं कि ये नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन्स को बढ़ा देता है. ठीक है. जितना ज़्यादा इफेक्टिव कोलिजन होगा, एक सेकेंड के अंदर अगर समझ लो 10 इफेक्टिव कोलिजन्स हो रहे हैं तो यानी कि यहाँ और एक सेकंड के अंदर एक रिएक्शन में 20 इफेक्टिव कोलिजन्स हो रहे हैं. बताओ प्रोडक्ट कहाँ पे ज़्यादा बनेगा. ऑफ कोर्स जहाँ पे 100 इफेक्टिव कोलिजन हो रहा है वहाँ पे प्रोडक्ट ज़्यादा बनेगा. तो नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन्स हमें बताता है कि रिएक्टेंट कितना फास्ट कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट के अंदर और कितना ज़्यादा प्रोडक्ट गेन कर रहे हैं हम लोग रिएक्टेंट से. ठीक है. अब इसके लिए एक प्रॉपर टर्म दी जाती है नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन्स पर सेकंड. इससे आप बोलते हो फ्रीक्वेंसी ऑफ इफेक्टिव कोलिजन. ठीक है. फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन या फ्रीक्वेंसी ऑफ इफेक्टिव कोलिजन. ठीक है. चलो सबसे पहला हमारा फैक्टर है नेचर ऑफ रिएक्टेंट. कि भाई आप रिएक्टेंट कैसा ले रहे हो उसके ऊपर पूरा रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है. आई होप यू आर वेरी क्लियर विद द आइडिया दैट व्हाट इज रेट ऑफ रिएक्शन. रेट क्या है. स्पीड ऑफ रिएक्शन. How fast the reactant converts into product is rate of reaction. या फिर और भी सिंपल आप ऐसे बोल सकते हो the change in concentration of product or reactant per unit time is rate of reaction. rate of reaction का फॉर्मूला हमने देखा था R is equal to concentration upon time. ठीक है. अगर रिएक्टेंट की बात करें तो कंसनट्रेशन हम लोग किस में लेते हैं, रिएक्टेंट की नेगेटिव में लेते हैं. सेकेंड लगा दो यहाँ पे. और प्रोडक्ट की कंसनट्रेशन पॉजिटिव में लेते हैं. ठीक है. ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी हुई है. नेगेटिव पॉजिटिव क्यों, क्योंकि रिएक्टेंट की कंसनट्रेशन कम हो रही है समय के साथ, टाइम के साथ. लेकिन जो प्रोडक्ट की कंसनट्रेशन है वो बढ़ रही है. क्यों, क्योंकि देखो ना A + B = C. A कन्वर्ट हो रहा है B C के अंदर. ठीक है. B कन्वर्ट हो रहा है C के अंदर. समझ आ गया. अब नेचर ऑफ रिएक्टेंट के ऊपर किस तरीके से रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है. नेचर का मतलब ये है कि किस तरीके का, हाउ इज़ योर रिएक्टेंट. क्या वो ज़्यादा रिएक्टिव रिएक्टेंट लिया है, क्या आपने कोई स्टेबल रिएक्टेंट लिया है या अनस्टेबल रिएक्टेंट लिया है, किस ग्रुप का एलिमेंट लिया है. ये सब सारी चीज़ों को हम लोग कंबाइनली बोलेंगे नेचर ऑफ रिएक्टेंट. ठीक है. तो जो सब्सटेंस होगा जो आप ले रहे हो वो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग देखेंगे पहली बात. दूसरी बात ये कि उसके आयोनाइजेशन एनर्जी देखेंगे. ठीक है. पहला हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कि उसके लास्ट शेल के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं. जैसे फॉर एग्जांपल सोडियम है. ठीक है. सोडियम के लास्ट शेल के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन होता है. और मैग्नीशियम ले लो. मैग्नीशियम की लास्ट शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होता है.
तो कौन सा ज़्यादा अनस्टेबल है? ऑफ कोर्स सोडियम ज़्यादा अनस्टेबल है, यानी कि ये ज़्यादा रिएक्टिव होगा। सही है, ये ज़्यादा रिएक्टिव होगा। इतनी बात समझ आई? अब इन दोनों को मैं वाटर के साथ ऐड कर देती हूँ, तो बताओ किसका रिएक्शन, कौन सा रिएक्शन ज़्यादा तेज़ी से होगा? किस रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगा? कौन सा रिएक्शन विगरसली, बहुत तेज़ी से, एकदम अचानक से होगा? तो ऑफकोर्स सोडियम वाला ज़्यादा तेज़ी से होगा। सो यू सी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर इस तरीके से डिपेंड करता है रेट ऑफ रिएक्शन। दूसरी बात यहाँ पे लिखा हुआ है आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? द एनर्जी विच इज़ रिक्वायर्ड टू पुल एन इलेक्ट्रॉन आउट ऑफ इट्स लास्ट शेल। एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम, उसे बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। इसका यूनिट होता है किलोजूल पर मोल या फिर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सही है। अब जो आयोनाइजेशन एनर्जी होती है, यहाँ पे एक बात लिखी हुई है, रिएक्टिविटी ऑफ मेटल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयोनाइजेशन एनर्जी। इसका ये मतलब है कि देखो, जैसे जितना ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होगा उतनी कम उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी होगी। हमारे पास जो सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीसियम, ये सारे हमारे पास फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, जिन्हें आप क्या एल्केली मेटल्स बोलते हो, फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स हैं। सही है। यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं, समझ लीजिए, थर्ड ग्रुप के एलिमेंट्स, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। ठीक है। अब मुझे बताओ यहाँ पर किसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी? कैसे पता लगाएंगे? हमें पता है ये ज़्यादा रिएक्टिव है। लिथियम, सोडियम में सारे क्या है, इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? लास्ट शेल के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है, इनके लास्ट शेल के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन्स है। कौन सा ज़्यादा अनस्टेबल है? जो अल्कली मेटल्स है वो ज़्यादा अनस्टेबल है। इतनी बात क्लियर है? अच्छा, ये ज़्यादा अनस्टेबल है तो ये ज़्यादा रिएक्टिव हुए, है ना? यही होता है कि रिएक्टिविटी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अनस्टेबिलिटी। जितना ज़्यादा कोई चीज़ अनस्टेबल होगी उतना ज़्यादा वो रिएक्टिव होगी, उतना ज़्यादा वो रिएक्शन करने के लिए एक्साइटेड होगी, क्योंकि उसे स्टेबिलिटी गेन करनी है। अब यहाँ पर ये ज़्यादा रिएक्टिव भी है और ये ज़्यादा अनस्टेबल भी है, तो इसीलिए इसकी रिएक्टिविटी क्या है? ज़्यादा है। एल्कली मेटल्स की रिएक्टिविटी ज़्यादा है, तो आयोनाइजेशन क्या होगी? आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि एल्कली मेटल्स हो गए और ये आपके थर्ड ग्रुप एलिमेंट्स हो गए, कौन से ज़्यादा रिएक्टिव है? तो एल्कली मेटल्स आर मोर रिएक्टिव। क्लियर? अगर आपसे मैं पूछूं कि आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी ज़्यादा है, तो इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। समझ आया? तो ये दो बातों के ऊपर डिपेंड करता है रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन इट कम्स टू नेचर ऑफ रिएक्टेंट। अब यहाँ पे एक एग्जांपल गिवन है, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। जैसे मेरे पास अल्कली मेटल्स हैं, अल्कली मेटल्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिंपल जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा NS1। इसका लो आयोनाइजेशन एनर्जी होता है। ठीक है। ये लोग हाईली इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं। यही अगर मैं इनको कंपेयर करूँ एल्कली अर्थ मेटल के साथ, जो कि हमारे पास सेकंड ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं, इनका जनरल कॉन्फ़िगरेशन NS2 होता है। हाई आयोनाइजेशन एनर्जी होती है इनके पास लो, ये लोग लेस इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं एज कम्पेयर्ड टू फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स एल्कली मेटल्स। अगर इन दोनों का रिएक्शन मैं करवाऊँ वाटर के साथ, तो मुझे बताओ कौन सा फास्ट होगा, कौन सा लेस फास्ट होगा? तो ऑफकोर्स एल्कली मेटल ज़्यादा फास्ट होंगे, क्योंकि ये ज़्यादा रिएक्टिव है, ज़्यादा अनस्टेबल है, आयोनाइजेशन एनर्जी इनका कम है। तो इसलिए इस तरीके से देखो, रिएक्टेंट मैंने चेंज किया, सिर्फ एक रिएक्टेंट, वाटर तो दोनों में कॉमन है, सिर्फ एक रिएक्टेंट चेंज करने की वजह से रेट ऑफ रिएक्शन पे चेंजिंग हुई। तो इसीलिए रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ रिएक्टेंट। यहाँ पे एक और बहुत अच्छा एग्जांपल गिवन है कि आयोनिक, देखो मेरे पास दो तरीके के कंपाउंड्स हैं, एक मेरे पास आयोनिक कंपाउंड है और एक मेरे पास कोवलेंट कंपाउंड है। वैसे मैं बता दूँ, आयोनिक कंपाउंड्स आर मोर अनस्टेबल एज कम्पेयर टू कोवलेंट कंपाउंड्स। अच्छा, इन दोनों में से किसका रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगा? तो आपका जवाब ये होना चाहिए कि आयोनिक कंपाउंड्स का रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगा, क्योंकि ये ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, ज़्यादा अनस्टेबल होता, ऐसे अनस्टेबल नहीं होते, कोई भी अनस्टेबल नहीं होता, लेकिन अगर मैं कंपैरिजन करूँ इन दोनों में, तो कोवलेंट ज़्यादा स्टेबल होता है। सही है। तो आयोनिक कंपाउंड्स का जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो ज़्यादा फास्ट होगा एज़ कम्पेयर टू कोवलेंट कंपाउंड्स। जैसे न्यूट्रलाइजेशन हो गया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया, ये आयोनिक रिएक्टेंट से होने वाले रिएक्शंस हैं। तो ये फास्ट रिएक्शंस हैं। ये क्या है? ये फास्ट रिएक्शंस है, जहाँ पे अगर मैं रिडॉक्स रिएक्शन की बात करूँ, जो कि कोवलेंट
कंपाउंड के कॉम्बिनेशन से होता है, तो ये स्लोअर होता है एज कम्पेयर टू आयोनिक रिएक्शंस। ये था हमारा पहला रेट ऑफ रिएक्शन का पैरामीटर कि रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ रिएक्टेंट।